निफ्टी बैंक जो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, आई मीन मान लीजिए मैं निफ्टी बैंक पे कंफर्टेबल हूँ, आई विल से दैट कि ये मान लीजिए एक ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में आ चुका है। अभी किसी स्टॉक फ्यूचर को पकड़ना चाहेंगे आप? पिछले 20 दिन में बाजार ने पीएसयू बैंक्स को पकड़ रखा है, प्राइवेट को इतना प्रेफरेंस नहीं दी है। आपका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा बास्केट में, निफ्टी बैंक के 12 स्टॉक्स की बास्केट में? देखिए, आई थिंक आई विल स्टिल रिपीट जो मैं लास्ट 3-4 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि जिस तरह का मार्केट है, अगर मुझे ये तेज़ी खेलनी है तो मुझे इंडेक्स के साथ बने रहने में ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। कहीं ना कहीं स्टॉक्स में किसी ना किसी लेवल पे करेक्शन आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर विद इन स्पेस भी देखिए, पीएसयू बैंक्स ओवरबॉट नहीं है। पीएसयू बैंक्स के बारे में इतना नेगेटिव था, लेड बाय मी हम इतने नेगेटिव थे और हमने पिछले क्वार्टर्स में इतना शॉर्ट रिकमेंडेशन भी की कि एक लेवल के बाद ऑनेस्टली टू बाय दो स्टॉक्स इज वेरी डिफिकल्ट। ऑन द कॉन्ट्री लास्ट 2-3 दिन से इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में हम कहीं वीकनेस ढूंढ रहे हैं कि टेम्परेरी शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए और उसमें हमने देखा करेक्शन आ भी रही है। बट क्या इतनी बड़ी करेक्शन मिल सकती है, ये कहना मुश्किल है। सो आई थिंक विद इन द स्पेस आई वुड स्टिल से येस बैंक, कोटक बैंक, इंडोसिंड बैंक, अगर बैंक्स में रहना है तो ये 3 बैंक्स हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे और बैंक निफ्टी को और हायर लेवल पे ले जा सकते हैं। अदरवाइज विद इन दिस बैंड भी पीएसयू में अगर पीएनबी एक लॉन्ग लगता है, बैंक ऑफ बड़ौदा वीक लगता है, इलाहाबाद वीक लगता है, तो बहुत मिक्स है। लेकिन अगर इसको ओवरऑल खेलना है तो मुझे लगता है इंडेक्स में स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इंस्टेड ऑफ पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में खेलने के लिए। बिल्कुल। चलिए, इस बीच कल भी निफ्टी के 2 अहम काउंटर्स या फिर कंपनीज जिसके नतीजे आने वाले हैं, एक तो विप्रो और दूसरा अल्ट्राटेक। क्या है इनसे उम्मीद क्या है, ये एक बार देख लेते हैं। और ये बताने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, बताइए। शुक्रिया मेहर। सबसे पहले विप्रो की बात करते हैं, तीसरी आईटी कंपनियों की जिसके नंबर्स आने वाले हैं कल। 0.8% के आसपास की जो ग्रोथ है वो रूपी रेवेन्यूज़ में देखने को मिल सकती है। हालांकि जो डॉलर रेवेन्यूज़ है उसमें करीब 2-2.25% के आसपास की बढ़त आएगी। 1 से 3% के आसपास का गाइडेंस इस कंपनी ने दिया है डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ का पहले, तो उस लिहाज से जो गाइडेंस का हायर एंड है उसके आसपास डॉलर रेवेन्यूज़ में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि जो एबिट है उसमें करीब 5.5% के आसपास की जो कमी है वो देखने को मिल सकती है। जनरली अगर आप देखिए तो वेज हाइक का इंपैक्ट इस क्वार्टर में देखने को मिलता है, जैसा हमने इन्फोसिस और टीसीएस के केस में भी देखा था। इस कंपनी ने जून से अपना जो वेज हाइक है वो इफेक्टिव किया था, जिसकी वजह से 1 महीने के आसपास का जो प्रेशर है वेज हाइक का वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीज़ा कॉस्ट और साथ ही साथ एक एचपीएस का इन्होंने एक्विजिशन किया था, तो उसका जो इंटीग्रेशन कॉस्ट है उसका भी इफेक्ट इस बार नंबर्स में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मार्जिन्स में ज़्यादातर एनालिस्ट ऐसा मान के चल रहे हैं कि 1 से 1.25% के आसपास का डिप देखने को मिलेगा। इन्फोसिस टीसीएस के मुकाबले अगर आप देखें जो मार्जिन्स में डिप है वो शायद आपको थोड़ा कम नजर आएगा, क्योंकि ब्रेक्जिट के चलते जो करेंसी का इंपैक्ट है वो शायद जो बड़ी कंपनी से उनके मुकाबले कम देखने को मिलेगा। क्योंकि विप्रो का अगर आप एक्सपोजर देखें यूके में तो वो बाकी बड़ी कंपनी के मुकाबले कम है, करीब 20% के आसपास का एक्सपोजर है, तो उस लिहाज से एबिट मार्जिन के ऊपर इतना प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। यही कारण है कि इनका जो एबिट के मुकाबले जो मुनाफा है उसमें कम इस बार जो डिटेरियोरेशन है वो देखने को मिलेगा। करीब 3.25% के आसपास की मुनाफे में डेंट आएगा और 2150 करोड़ रुपए के आसपास के जो नंबर्स हैं वो कंपनी पोस्ट करती नजर आएगी। तो वेज आएगा कितना इंपैक्ट आएगा और जो नया एक्विजिशन है जो कि नंबर्स में इस बार कंसोलिडेट होगा उसका इंटीग्रेशन कॉस्ट का कितना इफेक्ट आएगा उसको एनालिस्ट कीनली वॉच करेंगे। जहां तक अल्ट्राटेक के नंबर्स की बात है, स्टैंडर्ड बेसिस में हमारा ऐसा अनुमान है कि नंबर्स स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। वॉल्यूम ग्रोथ करीब 5 से 7% देखने को मिल सकता है। हालांकि जो रिलेशन है उस पर थोड़ा सा प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और साउथ मार्केट्स में जहां ये ऑपरेट करते हैं वहां पे प्राइसिंग में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम्स ग्रोथ का इंपैक्ट है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं निगेट हो जाएगा और करीब 7% के आसपास की बढ़त इनके जो सेल्स है उसमें देखने को मिलेगी। लेकिन इस कंपनी का अगर आप देखें कॉस्ट रैशनलाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा जोर है और साथ ही साथ लागत में भी कमी आई, जिसकी वजह से EBITDA और साथ ही साथ जो मार्जिन हैं उसमें जरूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। करीब 3% के आसपास का जो 3 से 4% के आसपास का जो जंप है वो मार्जिन में देखने को मिलेगा। 18.9% के मुकाबले 22.9% के आसपास के जो मार्जिन है कंपनी रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कॉस्ट रैशनलाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट है, अन्य आय में एक बड़ा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इंटरेस्ट को अपने जो डेट है उसे लगातार पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट में भी कमी आएगी, जिसकी वजह से मुनाफे में करीब 37% के आसपास का ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिलेगा। ओके, तो इनफैक्ट ये 2 नंबर्स आप देखिए, विप्रो एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। आशु, अल्ट्राटेक सीमेंट Q3, Q4, Q1 नंबर्स, इसके बीच में आपने एक स्टॉक को लगभग मेरे ख्याल से 800 नहीं, करीब ऑलमोस्ट 900 रुपये भागता देखा। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2580 पे इसका Q3 नंबर आया था। स्ट्रॉन्ग नंबर्स Q3, Q2, स्टॉक ने आपको एक डिसेंट मूव दिया। 8500 एज ए इन्वेस्टर दैट्स इनफ फॉर मी। क्या मैं निकलूँ एक बार के लिए अच्छा अपने कैश को प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करूँ या फिर अभी होल्ड रखना चाहिए इस स्टॉक को पोस्ट नंबर्स? वीरेन,
वीरेन ऑन द कॉन्ट्ररी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। आई थिंक ये एक ऐसा स्टॉक है कि अगर आप जैसे अगर जिस तरह से हमने देखा कि जो मिड कैप्स हैं उसमें पिटाई ज़्यादा होती है जब 8500 से करेक्शन होगी। सो आई थिंक ये स्टॉक है जो उसमें मतलब अगर मार्केट में करेक्शन भी आता है तो उस करेक्शन में ये सबसे ज़्यादा लीस्ट इफेक्टेड रहेगा। तो आउट परफॉर्मेंस दिखेगी हमारे को नीचे के लेवल पे भी, ऊपर में शायद परफॉर्मेंस दिखती है, कितनी दिखती है, मतलब आई एम होल्डिंग ए पॉजिटिव व्यू ऑन द स्टॉक, बट आई एम सेइंग कि मुझे ऑल सरेंडर 8500 में ऐसे स्टॉक होने चाहिए कि अगर मार्केट में 200-300 पॉइंट की करेक्शन आ जाए तो ऐसा ना हो कि जैसे वो मिड कैप में एकदम वो पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिरने लग जाते हैं। तो आई थिंक ये स्टॉक बहुत ही अच्छे पैरामीटर्स में है एंड इसको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इस बीच चलिए कुछ और आउट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। एक तो ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज़ है, ये करीब 8% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, और साथ ही मंगलम टिम्बर ये काउंटर भी करीब 14% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। सुमित, आपकी सलाह क्या है इन दोनों स्टॉक्स पर? एक बार प्लीज स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज और मंगलम टिम्बर। वेल आई थिंक ये स्टॉक के अंदर ऑटोलाइन की स्पेसिफिकली पहले बात करते हैं तो स्टॉक में आज एक मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक में इमीडिएटली ऊपर में एक जो रेजिस्टेंस है वो है अप्रोक्सीमेटली 65-66 के आसपास। आई थिंक ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से एक अच्छी तेजी और देखने को मिलेगी। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक एक बार वेट करना चाहिए और वो लेवल के बाद ही एक फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। और जहाँ तक मंगलम टिम्बर का सवाल है, आई थिंक ये स्टॉक के अंदर भी फ्रेश बाइंग के लिए एक बार वेट करना चाहिए। स्टॉक के अंदर मूव जरूर हमको देखने को मिला है, 34-15 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और ऊपर में इमीडिएटली 36 रुपए के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है। तो अगर ये 36 का ब्रेकआउट देता है तो ही फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करने चाहिए, अदरवाइज फ्रेश लॉन्ग नहीं इनिशिएट करनी चाहिए। और जिन लोगों ने लोअर लेवल्स पे लॉन्ग करके रखा हुआ है उनके लिए 32 रुपए 30 पैसे या 32 रुपए 40 पैसे के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक बार जल्दी से टेलीकॉम स्टॉक्स को देखते हैं। हम देखिए आइडिया को, यहाँ पर खबर बड़ी है, कंपनी ने अपने 3G और 4G डेटा पैक के जो दाम है उसे 67% तक घटाया है। इससे पहले भारतीय एयरटेल पर भी एक खबर आई थी, इन्होंने भी अपना जो डेटा पैक है उसे रिवाइज किया है और ये सारा उसी एंटिसिपेशन में हो रहा है कि रिलायंस जियो इसकी 4G सर्विस जब शुरू होगी तब एक प्राइस वॉर मार्केट में छिड़ेगा। तो उससे पहले ही अपने प्राइजेस को हो सके उतना एडजस्ट करके जो कस्टमर माइग्रेशन होता है उसे हो सके उतना रोकने की कोशिश यहाँ पर। तो जो 10 GB डेटा है उसकी कीमत अब 990 रुपये और 5 GB डेटा की कीमत 649 के आसपास तय की गई है। लेकिन आशु, ये जो कटौती हो रही है, द कंपनीज आर ट्राइंग टू प्रीएम्प्ट, इसमें उल्टा रिलायंस को अपर एज मिल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अब ये लोग जितना घटा रहे हैं उससे भी हो सकता है और नीचे लेकर आए दाम को। आपका व्यू क्या है टेलीकॉम स्टॉक्स पर आशु? आपकी बात ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जो पोर्टेबिलिटी है ना वो इतनी आसान, इतनी कन्वीनियंट नहीं रहती है। अगर मेरे को बहुत ही मैसिव बेनिफिट नहीं मिल रहा तो शायद एक जो पोर्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मूव में डेफिनेटली कंपनीज को इफेक्ट तो आएगा, क्योंकि डेटा ही सबसे ज्यादा एक इसमें एक चीज ये भी है आशु कि हो सकता है मे बी रिलायंस जियो इज नॉट इवन काउंटिंग ऑन पोर्टेबिलिटी, वो एक नया कनेक्शन देने में ज्यादा उत्सुक है, चाहे वो पुराना नंबर पोर्ट हो या फिर एक नया नंबर ले यूजर। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मीर जिस तरह से हमारे मतलब ऑलमोस्ट जो एक यूज़र बेस है उसमें अपमूव मिलना मुश्किल है, पोर्टेबिलिटी का जो है उसमें ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस मूव से डेफिनेटली कंपनीज को इफेक्ट तो होगा, बट कंज्यूमर को एक बेनिफिट है और इस बेनिफिट की वजह से जो रिटेंशन है वो डेफिनेटली हायर होगी एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए। आइडिया आपकी स्क्रीन पर आप देखें 104 ऑलमोस्ट डे लो पर। आई मीन ये एक बड़ा कट है, याद रखिएगा। हालांकि ये प्राइस वॉर जो है वो भारतीय एयरटेल तक डेफिनेटली जाएगी। आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे लो पर, जरा तमाम टेलीकॉम स्टॉक्स दिखा दीजिए अगर आप देखें क्या कर रहे हैं इस वक्त। वो भारतीय एयरटेल, आज सुबह इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे। मैं टेक्निकली बहुत साउंड स्टॉक था ये। मैं खुद इनका अगर आप देखें कस्टमरों में 10 GB डेटा आज की तारीख में 1500 है, दैट मीन्स अब वो 990, शार्प रिडक्शन। अनुज, टेक्निकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की तरफ ये स्टॉक पड़ रहा था। आई थिंक मेरे ख्याल से एक ऑलमोस्ट 6 महीने के कंसोल्यूशन के बाद इस रिवर्सल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारती में जो 355 के ऊपर के ब्रेकआउट आए थे वो काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट थे। हालांकि उसके बाद एक अपसाइड भी देखने को मिली 375 तक। अब आज की न्यूज़ की वजह से एक शार्प डाउनवर्ड करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। बट मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात की जाए तो एक मूव जो हमें मिलना था, जो लोअर लेवल में तकरीबन 300 रुपये से चालू हुआ था, वो 375 पर कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। अब एक साइडवेज थोड़ा करेक्टिव मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें काफ़ी अच्छे सपोर्ट हमें देखने को मिलेंगे, तकरीबन 300
340 के आसपास। अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए मैं एक ब्रेकआउट का वेट करूंगा वीरेंद्र जी, क्योंकि ऊपर में 375 के ब्रेकआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ट्रेडिंग के लिहाज से वीकनेस में 340 के नीचे के स्टॉप लॉसेस लेके ज़रूर से लिया जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मेरे ख्याल से अभी भी 375 के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। वो ब्रेकआउट आने के बाद एक ट्रेंडिंग अपमूव चालू होगा जो तकरीबन ऊपर में 440 470 तक की रेंज के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो निवेशकों के लिए अभी थोड़ा रुकने की सलाह है। ट्रेडर्स के लिए अगर कोई लॉन्ग जाना चाहते हैं तो आज के करेक्शन में एक अच्छा टाइम मिल सकता है, क्योंकि मार्केट पर हमारा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन 340 रुपए के स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जी हाँ, कुछ देर में फाइनल बैठा है निफ्टी। अगर आप देखें 8514 पे कुछ देर में शायद मैं आपको चार्ट समझाता, लेकिन इस बीच अगर आप देखें ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी पे निफ्टी कारोबार कर रहा है। ऑलमोस्ट शुक्रवार के लो को हमने रिविजिट किया है। रिलायंस आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे हर साथ। रिलायंस अगर आप देखें हर क्वार्टर की वही कहानी, हर फाइनेंशियल ईयर की वही कहानी। आज अगर आप देखें ऑलमोस्ट 1038 का हाई लगाने के बाद 1007 पे बहुत डिसअपॉइंट किया इस स्टॉक में। आई थिंक मेरे अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे बाजार खुश होगा और शायद उस दिन वो बायर बोले कि नहीं बॉस आज मैं होल्ड करूंगा, आई विल होल्ड टिल 1300, 1400, 1500, 1600। इसमें कौन सा दिन होगा? दिक्कत एक ये भी है ना वीरेंद्र इसमें कि आप देखिए ये कंपनी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है कि आप बहुत से लोग इसे एक फंड का प्रॉक्सी मानने लगे हैं। जैसे कि एक आप डाइवर्सिफाइड फंड की जगह ले लीजिए, आपको रिटेल का एक्सपोजर मिल रहा है, अब टेलीकॉम का भी मिलेगा, ऑयल एंड गैस का भी आपको मिल रहा है। फिर गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे कंपनी एक्सपैंड करेगी तो बाकी जो इनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है उन सब का, तो वो आई थिंक वो जिससे कहते हैं ना एक हद से ज़्यादा बड़ी फंड तो है, लेकिन फंड चलेगा कभी है? फंड चलेगा कब, वही बड़ा सवाल है अब लेकिन ये हिस्ट्री तो यही सजेस्ट करती है कि लास्ट लेग में जब चलता है तब हाथ में आता नहीं है किसी के। तो वो भगवान करे वो ऐसा नहीं, पर इतना लंबा कंसोलिडेशन इसने देखा नहीं इस बार। जो 2008 से अब तक जो हुआ है इसमें जिस तरह का कंसोलिडेशन हुआ है, तो वो आशु क्विकली कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? वेरी क्विकली। नहीं मीर, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हाथी है जो कब करवट लेगा वो समझ नहीं आता। और मुझे लगता है कि इतना ज्यादा ओवरबॉट है फंड्स के लेवल पे भी कि हर ऊपर के लेवल पे इसमें ना सेलिंग आ जाती है या आगे भी आएगी। तो कहीं मतलब बहुत ही ज्यादा डिसइंटरेस्ट होने के बाद शायद एक सरप्राइज अपमूव मिले, बीच बीच में सरप्राइज अपमूव मिलती भी है तो सब लोग उसमें कूद के चढ़ जाते हैं कि शायद इस बार है अब ये चलने लगेगा। तो आई थिंक वो चढ़ते ही उसमें मार पड़ जाती है। तो कई बार जैसे आपने बोला कि एक वो सिग्नल आता है, ऐसा सिग्नल भी ट्रेडर्स के लिए आता है कि जब रिलायंस चल जाए तो शायद तेजी खत्म होने वाली है या तेजी का इंटरमिटेंट टॉप बनने वाला है। तो बहुत सारी अटकलें रहती है इसके साथ, लेकिन अभी तक तो आई थिंक जब भी ये चलने लगता है वहां अंत ही दिखता है मार्केट का, उस वक्त का टॉप बनता है।